जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लेक्चर में। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज हम हिस्ट्री के इतिहास के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पे हमने 333 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो डेफिनेटली आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि आपका रेलवे का एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, एमपी, यूपी, बिहार, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सेशन। और आप 333 क्वेश्चन को केवल आधे घंटे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप ईयर प्लग कर लीजिए, ईयरफोन को आप यूज़ कीजिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं हम हेरोडोटस को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको फादर ऑफ हिस्ट्री तो पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु सभ्यता जो थी वो अर्बन यानी सिविलाइजेशन के लिए, सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। जितने भी साक्ष्य मिले हैं और उससे हमें ये पता चलता है वो कितने ठीक तरीके से रहते थे। जिस वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पर आपको बड़े बड़े गोदाम देखने को मिले और जिस प्रकार का वहाँ पे जो सिविलाइजेशन था वो ये बताता है कि वो सुनियोजित शहर था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो देखिए, इनका जो व्यापार था बेसिकली कृषि था। ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, कृषि करते थे। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था, यानी बेसिकली कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन करते थे? तो ये जौ और गेहूं का उत्पादन करते थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा पूर्वी और पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? यानी आपसे पूछा जा रहा है ईस्ट और वेस्ट जो इसकी साइट रही है वो कौन है? देखिए, इसकी जो ईस्ट साइड थी वो थी आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी में है। और ये सुतकांगी डोर, ये आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलेगा। ये अब पाकिस्तान में चला गया ये हिस्सा। आपने करंट अफेयर्स अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में बहुत बार डिमांड आता है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मांग है कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी पुरास्थल, यानी आपसे पूछा जा रहा है नॉर्थ और साउथ, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, नॉर्थ में आपको मांदा देखने को मिलेगा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और साउथ में आपको दैमाबाद देखने को मिलेगा जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। यहाँ पर आपको ये साउथ वाला साइड देखने को मिलेगा। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति हैं, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले इनके बारे में जानकारी दी 1826 में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? तो ये कांस्य युग थी, यानी हम इसे क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज एज कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहते हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा इसके बारे में, इसे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो ये क्या थी? चित्रात्मक लिपि थी। यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पे पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया है। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता है। खरोष्टी लिपि कैसी लिखी जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती दाएं से बाएं, यानी ये राइट से लेफ्ट की ओर लिखते हैं। बेसिकली हम कैसे लिखते हैं? हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, ये उल्टा लिखते थे, यानी दाएं से बाएं लिखते थे। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल, ये स्टोन एज आपने अगर पढ़ा होगा तो प्री पैलियोलिथिक एज में स्टोन का जो स्टोन एज था वहाँ पे आग का आविष्कार किया गया, जिसकी मदद से मनुष्य अपना भोजन पकाना शुरू कर चुका था। सबसे पहले पालतू बनाया गया था किस एनिमल को? तो सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ते को। कुत्ते को यहाँ पे पाला गया था। सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। ठीक है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के तट के किनारे पर आपको हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलेगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल है, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। आपने अगर करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया है यहाँ पर म्यूजियम बनाया जा रहा है जहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री पता चलेगी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा के लोग जो थे अनभिज्ञ थे, यानी किसके बारे में नहीं जानते थे? तो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। जब मगध का उत्कर्ष हुआ, यानी जब महाजनपद काल स्टार्ट हुआ, तब यहाँ पे लोहे का आविष्कार हुआ था जो कि युद्ध में इस्तेमाल किया गया। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग आपको देखने को मिलता है? तो जो साक्ष्य मिले वहां पर हमें
लाल रंग का यहाँ पे अनुभव होता है जब मिट्टी के बर्तन को देखा जाता है। मृदभांड, चावल के दाने मिले, कहाँ से मिले? तो लोथल से ये हमें चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कौन सा है, यानी किसके बीच में सिंधु सभ्यता था? तो ये था 2500 से लेके 1750 के बीच का ये समय बताया जाता है, जो कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड था। मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया है। देखिए बहुत सारे जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है वो पाकिस्तान में चले गए हैं। जब भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ 1947 में, तो बहुत सारी जो साइट हैं वो कहाँ पे चली गई हैं? पाकिस्तान में चली गई हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो राखल दास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी है, ये ध्यान में रखिएगा। नर्तकी की कांस्य मूर्ति बहुत बार रिपीट हुआ है, यानी डांसिंग गर्ल की, जो कि ब्रॉन्ज में बनी हुई है। आपने अगर इमेज देखी होगी तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी रही है? तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागर है, यहाँ पे बड़े बड़े जो गोदाम देखने को मिले हैं, ग्रैंडरी हॉल्स देखने को मिले हैं, वो सबसे बड़ी इमारत रहे हैं। इससे पता चलता है ये कितने सभ्य थे, इनको पता था कि जो अनाज है वो खराब हो सकता है, तो इन्होंने अन्नागर बनाया था कि आपात स्थिति में हम उसका इस्तेमाल करें। किसी प्रकार का अगर अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गया, कोई भी ऐसी डिजास्टर आई, तो उस समय अन्नागर का इस्तेमाल किया जा सकता था। मोहनजोदड़ो जो कि 1922 में खोजा गया, इसमें से प्रमुख स्मारक थी वो क्या था? तो दोस्तों ये था स्नानागार, यानी स्विमिंग पूल यहाँ पर था। तो उन्हें इसकी भी काफ़ी नॉलेज थी। आज भी आप देखिए, आप स्विमिंग पूल का इस्तेमाल नहीं करते, इसका इस्तेमाल 2000 साल पहले से ही स्टार्ट किया गया। हड़प्पा की जो खुदाई थी वो किसने करी है? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई है। सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा करी है? तो मातृ देवी की पूजा करी है सिंधु घाटी के लोगों ने। पुराणों की संख्या टोटल कितनी मिलती है? तो देखिए 18 पुराणों की संख्या है, ध्यान में रखिएगा। सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है? तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे देते चलिए। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा, आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। अगर दोस्तों आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 333 प्रश्न पढ़ने को मिल गया तो बहुत ही मजा आ जाएगा, तो स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। ई बुक सेक्शन में जाइएगा, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेस्ट सीरीज और टेस्ट पास। इस टॉपिक का टेस्ट भी होगा और टेस्ट पास आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप यहाँ पे मंथली ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी। टॉपिक वाइज करंट अफेयर, ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक, जीके जीएस की सभी विषयों की आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। और जो आप क्लास देख रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ पे मिल जाएगी। तो आप दूसरा क्लास नोट्स पीडीएफ में भी आप जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने अभी तक 30 क्वेश्चन कवर करे हैं, अब आगे हम बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन। पुराणों की रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा ये है पुराणों के रचयिता। अगर आपने बहुत ध्यान से इसको सुन भी लिया तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वेदों और वेदांगों की टोटल संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। पुराणों का अध्ययन करने वाले जो सबसे पहले मुसलमान थे उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है अल बरूनी। कौन है ये? अल बरूनी। उपनिषद विषय वस्तु है किसका? दर्शन का, फिलॉसफी का। ब्राह्मण संबंधित थे किससे? कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है, जिसमें आपको 1028 सूक्त देखने को मिलेंगे। गाया और यहाँ पे पढ़ा जाने वाला गद्य और पद्य वाला जो वेद है वो कौन सा है? वो है यजुर्वेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी सुधार करने की जरूरत है। गद्य एवं पद्य वाला वेद पूछा जा रहा है आपका, हाँ तो यजुर्वेद है। गाया जाने वाला वेद जो वो सामवेद है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, सामवेद है। शतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? तो यजुर्वेद से इसका संबंध है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो यह है अथर्ववेद, जहां पर आपको जादू, टोना, टोटका इन सब के बारे में आपको पता चलेगा।
भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद, जिसके बारे में आपको बता रहा था। इस वेद को गाया जा सकता है। गायत्री मंत्र आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। अब मुझे आप बताइए किस मंडल से लिया गया, कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो गायत्री मंत्र को रचना किया विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र समर्पित है किसके लिए? सूर्य देवता के लिए गायत्री मंत्र समर्पित किया गया है। जो गोत्र शब्द है ये कहां से मिलता है आपको? अथर्ववेद में आपको गोत्र शब्द के बारे में आपको पता चलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। भागवत धर्म के जो यहाँ पे भागवत धर्म को प्रमोट करते थे, उनको आगे ले जाने की बात करते थे, जिसकी शुरुआत करी, जिसकी नींव डाली, वो कृष्ण जी थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां से देखने को मिलता है? अलवर संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है आर्यों की जानकारी का स्रोत। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि सबसे पहले आर्य जो थे वो भारत में आए हुए थे। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो नदी का वर्णन किया गया कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सिंधु नदी का कितनी बार इसमें उपयोग किया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी बताई गई है? तो यह है सरस्वती नदी। देखिए विलुप्त हो चुकी है, हरियाणा में बहती है, अभी विलुप्त हो चुकी है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? तो यह इंद्र, जिसे पुरंदर की संधि भी दी गई है। ऋग्वेद में सबसे बाद जो निर्मित मंडल है, जो सबसे बाद में बना, वो है 10वां मंडल। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है, तो सोम को समर्पित मंडल है वह 9वां, यानी सोमरस, जिसमें शराब की बात मैं कह रहा हूं। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे मुंडोक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते को। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? तो मनु जो है ये प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कहे जाते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सी है? वो है मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो इनका नाम है विघ्नेश्वर। महाभारत का दूसरा नाम कौन सा है? तो महाभारत को दूसरे नाम में जय संहिता के नाम से हम जानते हैं। महाभारत का रचना वेद व्यास ने किया है, लेकिन इसका फारसी में ट्रांसलेशन का शीर्षक क्या है? तो इसे हम कहते हैं रज्मनामा। आर्यों का भारत पे कब आगमन हुआ है? तो 1500 ईसा पूर्व, यानी 1500 बीसी में आर्यों का आगमन हुआ है। आर्य सबसे पहले कहां पे जाकर के बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान के एरिया में। ये भारत का मैप है, आपको पता है ये भारत का नक्शा है। और आप यहाँ पर देखिए, इस वाले हिस्से को पंजाब कहते हैं और ये वाला हिस्सा अफगानिस्तान। यहाँ पर जाकर के आर्य सबसे पहले बसे थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे किस वर्ष, यानी किस समय? तो मध्य एशिया से आर्य जो थे वो भारत आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? तो नागार्जुन जो है वो शून्यवाद के प्रतिपादक हैं। अब देखिए, अभी तक आपने जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ा था, तो आपने 2 टॉपिक के प्रश्नों को पढ़ लिया है, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सिविलाइजेशन से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा है। अब यहाँ पर हम धर्म में आ रहे हैं और धर्म में हम सबसे पहले बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे और वो है बुद्ध। देखिए, बौद्धिज्म में सबसे पहले बात करेंगे गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, बीसी में। बुद्ध की मृत्यु कब हुई है? तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व बुद्ध की डेथ हुई है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो यहाँ पर पुण्यतिथि के रूप में से मनाया जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो इनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था इनका? अलार कलाम। बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गृह त्याग की घटना, जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के जाता है तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध का पहला प्रवचन कहलाता है, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध का पहला प्रवचन। बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में सबसे पहले बुद्ध ने उपदेश दिया था। बुद्ध ने जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? तो ये पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। और प्राकृत भाषा में, आप याद रखिएगा, प्राकृत भाषा में जैनों का आपको उपदेश देखने को मिलेगा।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं कहाँ पर? श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो ये थी गौतमी। ठीक है, कौन थी ये? गौतमी, इनकी मौसी जी। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा है, पूर्व जन्म पर जो आधारित कथा है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम जातक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जातक कहते हैं। अजातशत्रु के काल में राजगृह में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कहां पर? तो ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। मुझे आप बताइए सबसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहां पर हुई थी, और दूसरी काउंसिल कहां पर हुई थी, और तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व हुई थी। कनिष्क के समय बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम क्या है? तो यह है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो आपको यहाँ पे जातक, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ देखने को मिलेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें त्रिपिटक है। ठीक है, 3 मोड यहाँ पे मोड ऑफ कंडक्ट है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो इसे हम चैत्य मंडप बोलते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो इनका नाम है अश्वघोष, जो कि बुद्ध चरित्र के लेखक है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? तो इनका नाम है मखाली गोशाल। ठीक है, जिन्होंने आजीवक धर्म का यहाँ पे प्रमोट किया है, आजीवक पंथ के प्रवर्तक कहलाते हैं। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ है? 1500 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है, 16वीं सेंचुरी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ है? तो 9वीं सदी में सूफी धर्म के आंदोलन का विकास हुआ है। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 में हुआ था, मक्का में इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। देखिए टोटल 24 तीर्थंकर थे और सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। जैन तीर्थंकर की जीवनी पर उल्लेख कहां पर आपको मिलता है? तो कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकर की जीवनी के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। महावीर कहाँ पे जन्मे थे? तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में 540 ईसा पूर्व। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई है? पावापुरी में 468 बीसी में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो इनका जन्म हुआ था क्षत्रिय कुल में, ये क्षत्रिय महावीर। सबसे पहले जो अनुयायी थे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो अनुयायी थे जमाली थे, जो उनके दामाद थे। ठीक है, जैन धर्म के। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था, कहाँ किसे दिया था? तो मगध नरेश को उपदेश दिया था। बिंबिसार के शासन काल में जैन धर्म के 3 रत्न कौन से थे? वो थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन थे? तो 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर हम उन्हें कहते हैं जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर हम उन्हें कहते हैं जो कोई भी कपड़ा अपने बदन में डालते हैं, कोई भी कपड़ा नहीं डालते, उसे हम दिगंबर कहते हैं। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो इनका चरम लक्ष्य है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। सबसे पहली जैन सभा ये कहाँ पर हुई थी? आपको बताना कमेंट बॉक्स पर। ये 322 ईसा पूर्व में हुई थी जैन सभा सबसे पहले। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो बेथलेहम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? बेथलेहम में इनका जन्म हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटिनस के द्वारा इनको यहाँ पे सूली पे चढ़ाया गया था। मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी राजगिरी थी और गिरिव्रज कहा जाता है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची हमें प्राप्त होती है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक शिशुनाग था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? उदय ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। पाटलिपुत्र बसा है, गंगा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र बसा हुआ है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था
तो बिंदुसार जो है उसे अमित्र घात के रूप में जाना जाता है। जनपद अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन, ठीक है, जहां पर महाकाल की नगरी है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था धनानंद, ठीक है। भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? ईरान ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो सिकंदर ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था। सिकंदर और पोरस, यहां पर इसके बीच युद्ध क्या कहलाता है? तो ये कहां पर हुआ था? तो यहां पर देखिए हाइडेस पीस, इसे वितास्ता का युद्ध कहते हैं, ठीक है। चलिए, सिकंदर की मृत्यु कब हुई है? तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। मौर्य वंश की जानकारी हमें कहां पे मिलती है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। यह आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। चंद्रगुप्त के जो फॉलोअर्स थे, ठीक है, चंद्रगुप्त किसके फॉलोअर थे? तो चंद्रगुप्त जैन धर्म को फॉलो करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन थे? तो इनको चाणक्य कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं। आप चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इन सभी नामों से आप इन्हें जानते हैं। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इनके द्वारा एक अर्थशास्त्र एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि इकोनॉमिक्स के, ऐसा लगता है इकोनॉमी की बुक है, जो एक्चुअल बुक है प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर प्रशासन के ऊपर ये बुक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी थे, इनका क्या नाम था? इनका नाम था मेगास्थनीज, और इनकी बुक का नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ पे बिताया था? तो श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, यहां पर इन्होंने अपना अंतिम दिन बिताया था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली कहाँ? भद्रबाहु से चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। शिलालेख का प्रचलन किसने किया है? शिलालेख मतलब होता है चट्टानों में लेखन, जिसकी वजह से आप यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में जान सकते हैं। अशोक को पता चल गया था, तो अशोक ने डिसाइड किया कि आने वाले समय में लोगों को बौद्ध धर्म का बारे में पता चलना चाहिए। उसका उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, और शिलालेख में भी उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कब? कलिंग युद्ध के बाद इसे स्वीकार किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ है? 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो 7वां जो स्तंभ है वो सबसे लंबा स्तंभ कहा जाता है। अशोक का नाम अशोक आपको कहां पे देखने को मिलेगा? मस्की, जो कि आंध्र प्रदेश, और गुजरा, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ के अभिलेखों में आपको अशोक का नाम अशोक पता चलता है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया कहां पर? तो भाभू, जो कि भाभू स्तंभ लेक है, जो कि जयपुर राजस्थान में, इसे बैराट भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन कहां पे मिलता है? तो अशोक के शिलालेख 13 में हमें प्राप्त होता है कलिंग युद्ध के विजय के बारे में। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, और ये आपको एमपी में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सबसे पहले किसने करी थी? तो इनका नाम है टी फैंथलर। अशोक के शिलालेख यानी अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु हुई थी, तो अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। हरिशेण का इलाहाबाद जो प्रशस्ति लेख है, ये किसके बारे में आपको जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इनका नाम है बृहद्रथ। क्या नाम है इनका? बृहद्रथ नाम है। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। भरूत स्तूप का निर्माण करता था, तो भरूत स्तूप का निर्माण करता पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का अंतिम शासक क्या नाम है इसका?
तो देखिए देवभूति नाम है जो कि शुंग वंश के अंतिम शासक थे। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले पहले यवन शासक का क्या नाम था? तो डेमेट्रियस प्रथम, ये इनका नाम था, जो कि भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले सबसे पहले यवन शासक थे। डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने इनको हरा दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितने? तो 2 यहाँ पे यज्ञ कराए गए थे। सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी? तो सातवाहन वंश की स्थापना सीमुक ने की थी। 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किए थे किस काल में? तो सबसे ज्यादा जो स्वर्ण मुद्राएं थे गुप्त काल में जारी हुए थे। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? तो सातवाहनों ने सीसा का सिक्का चलवाया था। चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार कब ढाला गया है? तो शेर शाह सूरी के शासन काल में रुपए का सिक्का पहली बार ढाला गया था। आना का सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने आना का सिक्का चलवाया था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो कुजूल कडफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक माने जाते हैं। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है किसने बनवाई है? तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा को बनाया गया था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक का क्या नाम था? तो कनिष्क नाम था, जिसने बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कराई थी। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? तो यह है पुरुषपुर। कनिष्क की सबसे पहली कैपिटल पुरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा है कनिष्क की दूसरी कैपिटल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ चोल वंश के शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ है? तो गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का जन्म किया गया है। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है किस पर? शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग। चरक थे, चरक कौन माने जाते हैं? तो आयुर्वेद के फादर, आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं चरक। सिल्क मार्ग को आरंभ किसने कराया था? तो कनिष्क ने सिल्क मार्ग का आरंभ कराया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो वासुदेव थे कुषाण वंश के सबसे अंतिम शासक। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? किसने कहा था? बिसेंट आर्थर स्मिथ ने, क्योंकि समुद्रगुप्त किसी भी युद्ध को हारे नहीं थे। सिक्कों पर वीणा बजाते ये कौन है? समुद्रगुप्त है। ठीक है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इन्होंने देसी रियासतों को एक करने का काम किया है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुना को कहा जाता है। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और यहाँ पर शाहजहां का शाहजहां की जो गद्दी थी नादिर शाह से उठा करके ले गया था मयूर सिंहासन को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था किसके शासन काल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे 5वीं शताब्दी में। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, इन्होंने अपनी दूसरी कैपिटल कहाँ पे बनाई थी? उज्जैन को दूसरी कैपिटल बनाया था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ है। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का क्या नाम था? तो इसका नाम था रूपक और दूसरा नाम था दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कहे जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में भी आपको मैंने भी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है, जहां पर वापस से आपको ग्रेजुएट किया जाएगा और बहुत सारे वहां पे कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। मोहम्मद गोरी का सेनापति था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने
मेहरुलु में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था? गंगई कोंड कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को गंगई कोंड के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी गुप्त काल की राजकीय भाषा। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कब कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे विष्णुगुप्त, जो कि गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? पुष्यभूति को वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है नरवर्धन। क्या नाम है इनका? नरवर्धन इनका नाम है। हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल थानेश्वर से स्थापित कहां पर करी थी? तो थानेश्वर से कन्नौज हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया था। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? हर्षवर्धन ने भूमि दान देना स्टार्ट किया था। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। हेनसांग के द्वारा जो लिखित पुस्तक, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सी यू की। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि किसे माना जाता है? बाण भट्ट को हर्षवर्धन का दरबारी कवि कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल के बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। कहां पर? प्रयाग में। पल्लव वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सिंह विष्णु को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। पल्लवों की जो कैपिटल थी वो क्या थी? तो कांचीपुरम थी, जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी। नटराज की मूर्तियां आपको कहां पे किस काल की देखने को मिलेंगी? चोल काल की है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे कहा जाता था? तो दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कहा जाता है। राष्ट्रकूट वंश की कैपिटल क्या थी? मानखेट इसकी कैपिटल थी। चालुक्य की कैपिटल क्या थी? तो चालुक्य की कैपिटल वातापी थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तैलप द्वितीय ने इसकी कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर रहा। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो देखिए, चोल वंश का अंतिम राजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है राजेंद्र चोल तृतीय। भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया तो किसने लाया था? ग्रीकों ने। नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध कौन थे? तो देखिए, चोल जो था, जब चोल साम्राज्य यहाँ पे उत्कर्ष में था तो इनके पास नेवी बहुत मजबूत थी। स्थानीय स्वशासन विशेषता किसकी थी? तो चोल वंश की जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। होयसाल वंश की कैपिटल क्या थी? तो द्वार समुद्र होयसाल वंश की राजधानी थी। हुणों का आक्रमण कब हुआ है? तो स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ था। हुणों का सबसे पहला शासक कौन था? तो इसका नाम है तोरमाण। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश के संस्थापक है खिज्र खां। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर मिडाइवल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इनका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम है? अलाउद्दीन आलम शाह नाम है। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था, जो कि टोपी सीकर के अपना जीवन चला रहा था? तो ये थे नसरुद्दीन महमूद। मिहिर गुला पराजित हुआ था यशोवर्मन के द्वारा। संगम युग का महान शासक किसे कहा जाता है? तो करी काल को संगम युग का महान शासक बोला जाता है। संगम का क्या तात्पर्य है? कवियों की गोष्ठी को हम कहते संगम। प्रथम और तृतीय संगम हुआ था, कब हुआ था? मदुरई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मदुरई में। द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ था? कपाटपुरम अलवै में हुआ था द्वितीय संगम। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त ऋषि को बनाया गया था पहले संगम का अध्यक्ष। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके समय में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो यह है मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, सबसे पहला मुस्लिम रूलर था। महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था कितनी बार? 17 बार हमला किया था और पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी के तराइन का जो पहला युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने इनको माफ कर दिया तो उसके बाद धोखे से
1192 की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। 1025 में जो सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था वो किसने यहाँ पे लूटा था? महमूद गजनवी के द्वारा इसे लूटा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी कैपिटल दिल्ली से कहाँ पर लेके गए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से कैपिटल को दौलताबाद ट्रांसफर करे थे। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तो 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था नसीरुद्दीन महमूद के काल में। जौनपुर नगर का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को जौनपुर नगर का संस्थापक कहा जाता है। हैदराबाद कहाँ पर, हैदराबाद से जो चार मीनार है इसको किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने इसे निर्माण किया था 1591 में। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल अब्दीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में है, इसे किसने बनवाया था? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने इसे कंस्ट्रक्ट करवाया था। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा में, इन चार जगहों पर इसका निर्माण यहाँ पे करवाया गया था। ये दोस्तों 235 नंबर के प्रश्न में हम पहुंच गए हैं। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में विजयनगर और बहमनी राज्य के संघ के मध्य हुआ था तालीकोटा का युद्ध। मीराबाई किसके समकालीन थी? तो तुलसीदास के समकालीन थी मीराबाई। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 1499 ईस्वी में लगभग, और मेड़ता के कुदकी नाम का गांव था वहां पर हुआ है। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वैरेन हास्टिंग ने डुअल जो आपका सिस्टम था उसे समाप्त किया था 1772 ईस्वी में, और फिर 1773 में इसे गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था यूरोस का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को भी अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी थी? बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कलकत्ता में करी थी। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। गुलाम वंश जो कि सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, और ये चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने यहाँ पे दिल्ली का सबसे पहला मुसलमान शासक था। देखिए फ्रेंड्स 245 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो इसका नाम है बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली सल्तनत काल की राजभाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दुअस्पा तथा सियस्पा इस मनसब की शुरुआत कहाँ पर की गई, किसने की थी? जहांगीर ने इसकी शुरुआत की थी। चांदी का टका और तांबे का जीतर इस नाम का सिक्का किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने इसे चलवाया था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो इसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। चौसा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया है? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम है जूना खां। सनकी या फिर पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी या पागल सुल्तान के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे पहला सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इब्ने बतूता जो कि मोरक्को यात्री था, भारत आया था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मीनाक्षी मंदिर आपको मदुरै में देखने को मिलेगा। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? तो कर्नाटक में आपको गोमतेश्वर की मूर्ति देखने को मिलेगी। हम्मुराबी शासक जो था वो कहाँ का शासक था? तो बेबीलोन का शासक था हम्मुराबी। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 में अलीनगर की संधि की गई थी। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा की शुरुआत कब हुई है? अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरुआत की गई। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था?
अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। विजयनगर की पहली राजधानी क्या थी? तो विजयनगर की पहली राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी कैपिटल कौन सी थी? तो ये थी पेनुकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336 में हरिहर और बुक्का के भाइयों ने मिलकर के की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन काल में हुई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है। कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन माने जाते हैं? तो इनका नाम है व्यास राज। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया गया था किसके समय में? कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। बहमनी राज का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को बहमनी राज का संस्थापक कहा जाता है। बहमनी साम्राज्य की कैपिटल क्या थी? तो गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य की कैपिटल थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो यह है कलीमुल्ला। मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? बाबर को, जिसने मुगल वंश की स्थापना करी थी। देखिए मुगल शासकों का सही क्रम क्या है। देखिए सबसे पहले जो आया था वो बाबर था, फिर हुमायूं था, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर बहादुर शाह है। बाबर का पूरा क्या नाम था? तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 में फरगना में। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। खनवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबरनामा की रचना किसने किया है? तो बाबर ने किया है तुर्की भाषा में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो दौलत खां लोधी और आलम खान ने मिलकर के इन्हें इनवाइट किया था। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का क्या कारण था? तो इसके पास एडवांस तोप खाना था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला को यहाँ पे धोखा दे करके हरा दिया गया। प्लासी का युद्ध की जो लड़ाई थी 1757 में, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था कब? 1542 में 15 अक्टूबर में अकबर का जन्म हुआ था पाकिस्तान में। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ, कहां पर? तो कालानौर किला में पंजाब में हुआ है। अकबर की मां का नाम क्या था? तो अकबर की मां का नाम हमीदा बानू था। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था किसे? मोहम्मद हुसैन कुश्मीरी को। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो अब्दुल रस्मत को यहाँ पे शीरी कलम की उपाधि दी थी। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला, यानी सभी धर्मों का पालन करने वाला, सभी धर्मों का यहाँ पर आदर करने वाला कौन सा मुगल शासक था? तो ये अकबर था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इसका नाम है रॉल्फ फिच। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में किसके बीच में हुआ है? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। अकबर को कहां पे दफनाया गया था? तो अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। फतेहपुर सीकरी को बुलंद दरवाजा को बनाया था किसने? अकबर ने बनवाया था 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त करी है? 1567 में। शीरे अकबर के लेखक कौन है? दारा शिकोह। दारा शिकोह शीरे अकबर के लेखक थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समय के थे। दीन इलाही तौहीद इलाही इस धर्म को अकबर ने शुरू किया कब? 1582 में। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। फैजी तथा बीरबल किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे फैजी और बीरबल। तुगलक वंश का कब अंत हुआ है? 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था किसने? रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था? विलियम हॉकिंस। जहांगीर के समय पहुंचा था 1608 में 1611 के बीच में। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार पक्षियों का कौन था? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। ठीक है। मुमताज महल का असली क्या नाम था? तो इसका नाम था आरजूमंद बानो बेगम।
दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया है। शाहजहां का जन्म कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था 1592 में। इसके समय में जो स्थापत्य कला थी, आर्किटेक्चर जो था वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, यानी जो आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा था वो था शाहजहां के समय का। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो इसका नाम था खुर्रम। शाहजहां की माता का क्या नाम था? जगत गोसाई। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहां पे रखा था? तो आगरा के किला में इसको यहां पे रखा था। आगरा के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो जहां आरा बेगम ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया है। तानसेन का मकबरा कहां पर है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। देखिए आपके लिए एक सवाल है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो मोहम्मद गौस तानसेन के प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। हुमायूंनामा के रचनाकार कौन है? तो गुलबदन बेगम है, जो कि हुमायूंनामा के रचनाकार हैं। औरंगजेब के द्वारा चलाया जिहाद का अर्थ क्या है? तो जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण यहाँ पे किसने कराया था? तो मीर बाकी ने कराया था, बाबर का सेनानायक। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है, वहां पे इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। बाबरनामा का फारसी में ट्रांसलेशन किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया है। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। ज्योतिष में कौन विश्वास रखता था? तो हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। सप्ताह के सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने बनाया था? हुमायूं ने बनाया था। 25 जून 1539 में चौसा युद्ध में शेर खां, जिसे शेर शाह हम कहते हैं, तो इसको किसने पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ है अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम की देखरेख में। हुमायूं का जो मकबरा है, जो कि दिल्ली में, इसका निर्माण किसने कराया था? मीरक मिर्जा ग्यास ने प्रधान कारीगर है। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? तो शाहदरा में है, जो कि पाकिस्तान में है। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो सलीम नाम था। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने न्याय की जंजीर को स्थापित किया था। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था, किसका हीरा लगा था? कोहिनूर को, जिसको चुरा के लेके चले गए थे। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। लौह और रक्त की नीति को किसने अपनाया था? बलबन ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। बलबन का पूरा क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन, बलबन का पूरा नाम था। अमीर खुसरो का दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो का दरबारी कवि बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम है बहाउद्दीन। क्या नाम है इसका? बहाउद्दीन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा, यहाँ पे 337 प्रश्न हमने करे, 337 क्वेश्चन करे हैं मात्र 40 से 45 मिनट में। जैसा कि मैंने आपको कहा था, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एक कंप्लीट वीडियो था। आपके लिए एक सवाल है, आग का आविष्कार यहाँ पर किस एरा में हुआ है, किस काल में हुआ? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। और दोस्तों हमारा ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है। आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। हमारे बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेस आने वाले हैं, आप उस कोर्स को एनरोल करिएगा। ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास और क्लास नोट्स PDF, डेली करंट अफेयर्स PDF, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। हर मंथ की मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ल्यूसेंट GK PDF, देखिए इस क्लास की जो PDF है टॉपिक वाइज करंट अफेयर पर आपको मिल जाएगी। मैराथन क्लास ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक अगर आपको डाउनलोड करनी 9 महीने की, 10 महीने की, तो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। GK GS की सभी विषयों की ई बुक्स भी आपको यहीं पे अवेलेबल कराई गई है। हमारा अभी हमने मंथली करंट अफेयर्स से यहाँ पे लॉन्च किया है हर मंथ का। तो आप हर मंथ की मंथली करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। 10 महीने, 11 महीने की ई बुक को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप डेली टेस्ट दीजिए, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलता है इस एप्लीकेशन में। तो आप डेली टेस्ट दीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। और यहाँ पर टेस्ट पास है, जहाँ पर आपको 4000+ टेस्ट देने का मौका मिलेगा।
राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप इसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको शॉर्ट वीडियो मिलते रहें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ये हमारी स्टैटिक जीके बुक है, आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया है, वहाँ से आप इस बुक को घर बैठे मंगवा सकते हैं। और टोटल 81 टॉपिक्स हमने इस पर कवर किए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। रेलवे, पीएससी, एमपी पीएससी, जितने भी एग्ज़ाम भारत में होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए इस बुक को तैयार किया गया है। तो साथियों, आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।